नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपने नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ द्विपक्षीय साझेदारी के विविध क्षेत्रों पर करेंगे चर्चा। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। मणिपुर की जमीनी हकीकत और हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात का जायजा लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इम्फाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह ने राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के 6 दिवसीय दौरे पर आज होंगे रवाना। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के साथ साथ केप टाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों और नामीबिया में संयुक्त आयोग की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। अमेरिका में सरकार के खर्चों और दायित्वों को पूरा करने के लिए 31.4 ट्रिलियन डॉलर ऋण सीमा को बढ़ाने संबंधी बिल सदन में पारित। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी के बीच हुए ऋण सीमा समझौते पर हुई वोटिंग। फ्रेंच ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हंगरी के मार्टिन फुकोविक्स को हराकर अगले दौर में बनाई जगह। वहीं स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जापान के टैरो डेनियल को किया पराजित। पुरुष डबल्स में भारत के साकेत माइनेनी और यूकी भामरी ने दूसरे दौर में किया प्रवेश। बोपन्ना एबडेन हारे। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच आज वार्ता होगी, जिसमें ऊर्जा, संपर्क और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भारत नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा सकता है। दोनों देशों की प्राथमिकता वाले अहम क्षेत्रों में से एक बिजली क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाना शामिल है। बिजली क्षेत्र में सहयोग पर पिछले साल अप्रैल में भारत नेपाल संयुक्त बयान को मील का पत्थर माना जाता है और नेपाल भारत को करीब 450 मेगावाट बिजली का निर्यात करता है। उम्मीद है कि दोनों प्रधानमंत्री भारत नेपाल विकास साझेदारी की भी समीक्षा करेंगे, जो द्विपक्षीय संबंधों का अहम स्तंभ है। दोनों देशों के वित्तीय संपर्क को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। प्रचंड का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले बुधवार को नेपाल के पीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। प्रचंड शुक्रवार सुबह इंदौर जाएंगे और अगले दिन काठमांडू लौट जाएंगे। पिछले वर्ष दिसंबर में कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रचंड की ये पहली विदेश यात्रा है। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। मणिपुर की जमीनी हकीकत और हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात का जायजा लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इम्फाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से मुलाकात कर राज्य में शांति बहाल करने पर विचार विमर्श किया। गृह मंत्री ने मणिपुर दौरे के तीसरे दिन सीमावर्ती कस्बे मोरेह में कुकी और अन्य समुदायों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान शांति बहाली से जुड़े प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई। समुदाय के प्रतिनिधिमंडलों ने मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार के सभी प्रयासों के प्रति
मजबूत समर्थन व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मोरेह में ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर के अपने दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश तो दिए ही, साथ ही विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ बैठक कर शांति स्थापना के प्रयासों में उन्हें साथ भी लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शांति भंग करने के किसी भी प्रयास से तुरंत और सख्ती से निपटा जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई राहत शिविरों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। अमित शाह ने कांगपोकपी में एक राहत शिविर का दौरा किया। उन्होंने लोगों से बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री ने इम्फाल में मैती राहत शिविर का भी दौरा किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 देशों दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। वो दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री नालेदी पेंडोर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। डॉक्टर जयशंकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से भी भेंट करेंगे। वो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। विदेश मंत्री केप टाउन में भारतवंशियों के साथ वार्तालाप भी करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर 4 से 6 जून तक नामीबिया की यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा होगी। डॉक्टर जयशंकर नामीबिया के शीर्ष नेताओं और सरकार के अन्य मंत्रियों से मिलेंगे। साथ ही अपने नामीबिया समकक्ष नेतुम्बो नंदी नदेत्वा के साथ संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वो नामीबिया में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। गौरतलब है कि ये भारत के किसी विदेश मंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा होगी। मध्य प्रदेश के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में आज से जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी संवहनीयता एक जीवन रीति विषय पर 2 दिवसीय यूथ 20 परामर्श सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें 7 देशों के 19 प्रतिनिधि शामिल होंगे जो विभिन्न समूहों में परिचर्चा में भाग लेंगे। सम्मेलन में जनजातीय क्षेत्रों के 50 स्वयं सहायता समूह भी शामिल होंगे। देश भर के 400 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। सम्मेलन युवाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों और उनके विकास की भविष्य योजना पर खुली बातचीत, प्रस्तुतियों और संवाद मूलक सत्रों के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन में सतत कृषि, पर्यावरण, प्रौद्योगिक बाजार और कृषि वानिकी जैसे क्षेत्रों के कई विशेषज्ञ परिचर्चा में भाग लेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 जून को समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अमेरिका में सरकार के खर्चों और दायित्वों को पूरा करने के लिए 31.4 ट्रिलियन डॉलर ऋण सीमा को बढ़ाने संबंधी बिल आज सदन में पारित हो गया। सदन में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी के बीच हुए ऋण सीमा समझौते पर वोटिंग हुई। प्रतिनिधि सभा में नेताओं को वोट से पहले विधेयक पर बहस के लिए 1 घंटे का समय दिया गया। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ने सदन के पटल पर अपने अपने विचार रखे। रूस में जर्मन दूतावास में कर्मचारियों की संख्या सीमित किए जाने संबंधी मॉस्को के कदम के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए बर्लिन ने उसे जर्मनी में स्थित 5 रूसी वाणिज्य दूतावास में से 4 को बंद करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफर बर्जर ने कहा कि इस कदम का मकसद दोनों देशों के बीच कर्मचारियों और संस्थानों की संख्या को बराबर रखना है।
रूसी सरकार ने हाल में कहा था कि अधिकतम 350 जर्मन सरकारी अधिकारी रूस में मौजूद रह सकते हैं। इनमें सांस्कृतिक संगठनों और विद्यालयों में सेवा देने वाले अधिकारी भी शामिल हैं। बर्जर ने कहा कि इसका यह मतलब है कि जर्मनी को नवंबर तक रूस में येकातेरिनबर्ग, नोवोसिबिर्स्क और कालिनग्राद स्थित अपने वाणिज्य दूतावासों को बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ मॉस्को में जर्मन दूतावास और सेंट पीटर्सबर्ग में वाणिज्य दूतावास खुला रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस को इस साल की समाप्ति के बाद बर्लिन में दूतावास और एक वाणिज्य दूतावास का संचालन जारी रखने की अनुमति होगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मॉस्को और बर्लिन के बीच संबंधों का स्तर गिर रहा है। बर्जर ने कहा कि यह कदम खेदजनक है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध का मतलब यह है कि दोनों देशों रूस और जर्मनी के बीच अब कई द्विपक्षीय गतिविधियों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह रूस का व्यवहार है जिसने हमें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने 50 अरब रुपये से अधिक के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 19 जून तक के लिए जमानत दे दी है। इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 3 दिन के लिए जमानत बढ़ा दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के समक्ष पेश हुए। जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने खान को 5 लाख रुपए के मुचलके पर 19 जून तक के लिए जमानत दे दी। इससे पहले इमरान खान लाहौर से राजधानी पहुंचे और पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए। न्यायमूर्ति मियागुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रिफत इम्तियाज ने उन्हें जमानत के लिए भ्रष्टाचार रोधी अदालत जाने के निर्देश के साथ 3 दिन की सुरक्षात्मक जमानत प्रदान की। अदालत ने इससे पहले 17 मई को उन्हें 31 मई तक जमानत दी थी। फ्रेंच ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स में रिकॉर्ड 23वें खिताब की होड़ में लगे सर्बिया के नोवाक जोकोविच हंगरी के मार्टिन फुकोविक्स को 7-6, 6-0, 6-3 से हराकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। इससे पहले विश्व के पहली वरीयता के खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जापान के टेरो डेनियल को 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 से पराजित किया। नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज और ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास फ्रेंच ओपन सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। यूकी भामरी और साकेत माइनेनी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने पहले दौर में आर्थर रिंडरनेक और एंजो सोसाउद की फ्रांस की जोड़ी को सीधे सेट में हराया। यूकी और साकेत ने अपने शुरुआती मैच में आर्थर और एंजो को 64 मिनट में 6-3, 6-2 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।